खास मुलाकात प्रोग्राम में हमने अपने पिछले एपिसोड में बातचीत की थी एयर मार्शल सतीश इनामदार से। उस बातचीत का शेष भाग आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपने बहुत तरह के विमान उड़ाए होंगे और मैंने कहीं एक पायलट के संस्मरण पढ़े थे कि जब वो आसमान की सीने पर जब उसका विमान चलता है तो उसकी फीलिंग्स कितनी अलग तरीके की होती हैं। आपको कैसे विमान उड़ाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आपने क्या क्या विमान उड़ाए? एयरफोर्स में तीन चार स्ट्रीम्स होती हैं। हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, फाइटर्स हैं। बॉम्बर्स तो अब हमारे पास है नहीं, वो चौथी स्ट्रीम थी। वो अलग अलग ट्राइफर्केशन हो जाता है उनका शुरू में, काबिलियत पे, कुछ वैकेंसीज के आधार पर, कुछ रुचि के आधार पर, रुझान के आधार पर। और जो आदमी जो जहाज़ चलाता है वो उसको 100% एंजॉय करता है, क्योंकि एक बार आप उड़ गए हवा में, आप हवा से बातें करने लगे, you live in a different world altogether. It's a different world. You have a lot of work to do and a lot of things to learn. Because हमारे इस प्रोफेशन में आदमी सीखना कभी बंद नहीं करता, वो चलता रहता है. And till the last moment when I flew my last trip in the Air Force, 3-4 दिन पहले रिटायरमेंट के, तब तक ये you keep discovering something new. And I always tell people that for 42 years I was paid for pleasure. Absolute pleasure. पिछले कुछ वर्षों में एक चीज़ बहुत बार सुनने को आई कि जो लड़ाकू विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जी। क्या ये उस विमान की बनावट है या ट्रेनिंग की कमी है या क्या इसका कारण हो सकता है? आपने MiG-21 के बारे में पूछा। मेरा मेन एयरक्राफ्ट जो मैंने उड़ाया वो MiG-21 ही था। मेरे करीब 2700 घंटे हैं MiG-21 के ऊपर। उसमें कुछ गलतफहमियाँ हैं। उस संदर्भ में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। हर एयरफोर्स में जहाज़ उड़ाने के बाद एक्सीडेंट होगा, ये तो तय है, क्योंकि आप यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट नेचर। व्हेन यू डू समथिंग अगेंस्ट नेचर, एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू टेक प्लेस। इफ गॉड वांटेड यू टू फ्लाई, अगर भगवान हमें पंख दे देता, पंख तो हमें दिए नहीं, जितनी कम कर सकते हैं हम, जितनी उसको हटा सकते हैं उतना कोशिश रहती है हमारी, और कई कुछ हद तक सफल भी होते हैं इसमें। MiG-21 के बारे में हुआ क्या है कि वो हमारे एयरफोर्स का बल्क था, सबसे बड़ा कंपोनेंट एयरफोर्स का वही था। अगर किसी एयरफोर्स ने 10,000 घंटे उड़ाना है तो बाकी सब जहाज़ों का कंट्रीब्यूशन होता था करीब 3,000 घंटे, MiG का होता था 7,000 घंटे। और सबके एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट रेट है कुछ मिनिमम होना चाहिए, अगर होगा तो उसमें तय था कि ज़्यादा जो उड़ान भरेगा उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। इसलिए MiG-21 उभर के आया इस परिप्रेक्ष्य में। ये विमान काफ़ी महंगे होते हैं और जब भी कोई विमान में कोई गड़बड़ी शुरू होती है तो इसमें क्या आपकी ट्रेनिंग में क्या चीज़ सिखाई जाती है कि पायलट उस विमान को आखिरी दम तक ठीक लैंड करने की कोशिश करे या उस विमान को छोड़ के अपनी जान बचाए? ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हेलीकॉप्टर्स का अलग होगा फिलॉसफी, ट्रांसपोर्ट्स की अलग होगी, फाइटर्स की अलग होगी। फाइटर्स में नॉर्मली एक इंजन होता है, एक पायलट होता है, तो उसको आप जब तक उसको आप कोशिश करके उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए। जब ये साबित हो जाता है कि आप उसको इसके आगे कुछ कर नहीं सकते तो आपको हुक्म दिया जाता है कि आप इजेक्ट करें, क्योंकि जहाज़ तो खरीद सकते हैं हम लोग, पायलट खरीदना मुश्किल है, बिकता नहीं है पायलट आजकल कहीं। जो आपके एयर बेसिस होते हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के ऊपर कितना काम हो रहा है? दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। हर टाइम कोई नया जहाज़ आता है, कोई नई वेपन सिस्टम आती है, कोई रेडार सिस्टम आता है, उसके लिए कुछ बदलाव लाना ज़रूरी होता है बेस के ऊपर। वो बदलाव समय पे आते हैं और लाए जाते हैं। आजकल ये ज़्यादा हो गया है, पहले कम था। ये ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ज़्यादा सब्सटैंटिवली हो रहा है। अपग्रेडेशन ऑफ बेसिस, प्रोटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट 50, 60, 70 के दशक में थोड़ा कम होता था। 80, 90, 9 अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। थल सेना और जल सेना के मुकाबले वायुसेना का आकार कितना बड़ा है? एक रफ डिवीजन है आर्म फोर्सेस में 85-10-5। 85% आर्मी, 10% एयरफोर्स, 5% नेवी। अलोकेशंस, हमारे साइजेस सब करीब करीब इसी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। आर्मी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लैंड बॉर्डर है हमारी। एयरफोर्स उससे काफ़ी छोटी है, नेवी सबसे छोटी है।
और जो बजट अलॉटमेंट होता है वो भी इसी अनुपात में होता है, 85, 10 और 5। एयरफोर्स सबसे नई सर्विस है, नेवी और आर्मी तो बहुत पुराने थे, एयरफोर्स तो लड़ाई के दौरान, लड़ाई से थोड़ा पहले शुरू हुई थी। जी जी। 32 में। चाइना और पाकिस्तान लगातार हमारे लिए मुश्किलों का सबब बनते रहे हैं। इन दोनों में से आप ज़्यादा बड़ा खतरा किसको मानते हैं? एक ज़माने में पाकिस्तान हुआ करता था, बड़ा खतरा था। फिर चाइना से लड़ाई हुई हमारे 62 में, और तब से लेकर अब तक, और जो वो एक हमारा एक जहन में एक गहरी ज़ख्म कर गया है 1962। उसके बाद में भी चाइना की एक्सपेंशन बहुत हुई है, मॉडर्नाइजेशन बहुत तेज़ हो रहा है उनके पास। तो उनसे निपटना, कभी आगे लड़ाई हो जाए उससे निपटना, वो साइज़ और उसका स्केल बहुत, पैमाना बहुत बड़ा है उसका, तो उसको प्रायोरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है और मिलती भी है। आज की खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं एयर मार्शल सतीश इनामदार। वो अपने अनुभवों को हमारे साथ बांट रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं एयर मार्शल सतीश इनामदार। पुराने ज़माने में युद्ध के नियम होते थे, एथिक्स होते थे, लेकिन युद्ध, जी जी जी, लेकिन अभी तो कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार में, मोहब्बत में और लड़ाई में सब कुछ जायज़ है। तो आप इस कथन से कितना सहमत हैं? नहीं, उसमें समानता तो काफ़ी है। दोनों में नीड स्ट्रेटेजी एंड दोनों में नीड टैक्टिक्स। वेरी लार्ज पार्ट दे प्ले इन बोथ लव एंड वॉर। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी दोनों में काम आती है, दोनों में होना ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि जो अभी हम अनएथिकल वॉर के जो भी नियम हैं उनको अभी कोई नहीं मानता है, उसमें हर तरह की चीज़ें जायज़ लोग समझते हैं। सो ये कहाँ ले जाएगा चीज़ों को, किस बर्बादी की तरफ लेके जाएगा? लव को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। वॉर इन इटसेल्फ इज़ अ बर्बरता, एक खुद ही में एक बहुत बड़ी बर्बरता है वॉर। और एक कम्युनिटी जो है पूरे वर्ल्ड में जो वॉर को पूरी तरह से डिसलाइक करती है, डिटेस्ट करती है, हेट करती है, वो है सोल्जर कम्युनिटी। बाकी लोग जो कुछ कहते रहें, एक कम्युनिटी हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में जो वॉर नहीं चाहती वो है सोल्जर्स, कि उसकी कीमत उनको खुद को चुकानी पड़ती है जी। वो बही खातों में नहीं आती कीमत, वो पर्सनल हो जाता है बहुत मामला। दूसरी चीज़ है, वॉर में जो बर्बरता होती है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए कन्वेंशंस हैं हमारे पास, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जिनेवा कन्वेंशन है उसमें से एक, काफ़ी सारे कन्वेंशंस हैं। अब उसको कितना लोग पालते हैं, कितना नहीं पालते हैं, डिपेंड अपॉन द कंट्रीज। रेड क्रॉस के जहाज़ जो होते हैं, जो उसके ऊपर रेड क्रॉस लगा होता है, उसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। वर्ल्ड वॉर 2 में वो भी हुआ था। हम नागरिक में कई बार ये बहुत गुस्सा भी देखने को मिलता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें लगता है कि ये न केवल दो देशों की दुश्मनी के बूते पे चल रहा है, बल्कि अमानवीय है, इनह्यूमन है इस तरीके से करना। उन समझौतों के तो बिल्कुल पर खचे उड़ जाते हैं उस समय। तो आम आदमी सोचते हैं क्या हमारी सेनाएं इतनी सक्षम नहीं हैं? हमारी सेनाएं सक्षम भी हैं, सचेत भी हैं, और इस पूरी चीज़ से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। इसका परिणाम ये हो कि हम हर बार युद्ध पे उतर आएँ, ये भी ठीक नहीं। देश का बहुत नुकसान हो सकता है उसमें, बहुत जो दोनों देशों को नुकसान हो सकता है इसमें। और कई बार पाकिस्तान की आर्मी जो है या चाइनीज़ आर्मी जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार अपने ऑर्डर्स ऊपर से उनके लिए आएँ, वो जो कुछ करते हैं करें। लोकल इनिशिएटिव भी कई बार होता है जो हमारे यहाँ नहीं हो पाता, हमारे यहाँ सवाल ही नहीं उठता करने का ऐसा। अब कैन यू इमेजिन मुशर्रफ साहब लड़ाई की तैयारी करें कारगिल में, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ हम लोग सब एक अभ्यस्त हो चुके हैं कि एक पावर सेंटर है हमारे इंडिया में, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पावर सेंटर है, ओनली वन पावर सेंटर, विच इज़ एज इट शुड बी। सब सिविलाइज देशों में ऐसे ही होता है, एक पावर सेंटर होता है। हमारे पड़ोसी के पास 4 पावर सेंटर हैं। एक आर्मी है उनकी, एक गवर्नमेंट है, एक उनकी उलेमा है, और एक उनके वो ISI हैं। ये चारों मिलाकर कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं होता। ये मेरी सोच है। पहले एक टाइम था जब हम कहते थे कि द लेफ्ट हैंड इन पाकिस्तान डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। आजकल मेरे ख्याल से ये हाल आ गया है कि द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द लेफ्ट आर्म इज डूइंग। इट्स एज बैड एज दैट, दैट्स व्हाट आई थिंक। ये हमारे यहाँ नहीं है, थैंक गॉड फॉर दैट। बांग्लादेश हमारे लिए किसी तरीके का कोई खतरा है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ तो हालात सुधरते जा रहे हैं बहुत। अब जाइए, दो बार बांग्लादेश होके आया रिसेंटली, लोगों को इतनी ग्रेटिट्यूड है वहाँ के लोगों को, जो मुझे और मेरी वाइफ को देखने को मिला वहाँ पे। पूरे एयरपोर्ट पे सब काम का छोड़ के आ गए हमारे पास, सब इमिग्रेशन बूथ वाले फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो ये, मगर वहाँ गवर्नमेंट किसकी आती है इस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे विचारधारा बहुत अलग अलग है। जो आजकल जो गवर्नमेंट है वहाँ पे हसीना की, शेख हसीना की, वेरी एम्पैथेटिक, वेरी वेरी कॉर्डियल एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट इंडिया हैज़ डन टू देम। ये कायम रहे, हम तो कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम होगी नहीं कभी। लोकल प्रॉब्लम जो होते रहते हैं बॉर्डर्स पे, वो छोटी मोटी घटनाएं, वो तो गुस्से में हो जाती कभी, बट नथिंग टू विद द नेशन। एयर मार्शल सतीश इनामदार के साथ ही रोचक बातें यूं ही जारी रहेंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं एयर मार्शल सतीश इनामदार। साउथ एशिया में बहुत बार बात होती है कि पीस किस तरीके से प्रिवेल हो, क्या होना चाहिए उसके लिए? साउथ एशिया में फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन देशों में है। श्रीलंका में प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं। नक्सलाइट मूवमेंट, माओइस्ट मूवमेंट नेपाल में भी है, छत्तीसगढ़ में आए दिन होता रहता है ये, वो अलग चीज़ है। बट इंटरनेशनल इवेंट जो है हमारे यहाँ, एक्सेप्ट फ्रिक्शन तो है नहीं, बट कॉर्डियल रिलेशन भी नहीं है, जिसे हम आतात कॉर्डियल कहते हैं फ्रेंच में, वो भी नहीं है। उसके लिए दोनों तरफ से काम करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी जो है आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो रंग ला रही है, उसको असर पड़ेगा उसका। विदेशों से देश की तरफ लौट आते हैं जी, आप यूपीएससी के मेंबर भी रहे हैं जी, और अभी भी आप काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। आपने 5 साल का टर्म किया और अभी भी आपकी काफ़ी मसरूफियत है उनके एक्टिविटीज़ में, हर 1-2 महीने। जी जी जी। सिविल सर्विसेज के लिए जो लोग जाते हैं, उनको जब आप लोग चयन करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं आप उस इंसान में, किस तरीके से उसका चयन होता है? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये लोग हैं जो अपने अपने एरियाज़ में आने के बाद में, पहले राजे महाराजे होते थे, उनके दृष्टिकोण से, उनके तौर तरीक़ों से पता लगता था कि ये सही जगह है, ये यहाँ सुख नहीं है, ये शांति नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं सोचती हूँ। उनको आप किस तरीके से चूज़ करते हैं? देश में जो कुछ हो रहा है गवर्नेंस के अंडर, उसकी मेन धुरी तो सिविल सर्विसेज हैं। जी, पॉलिटिशियंस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट मेन धुरी जो है, मेन जो उसका एक्सेस है, पिवट पॉइंट है, वो तो सिविल सर्विसेज हैं। उन्हीं ने चलाना है, उन्हीं से करवाना है काम, उन्होंने ही करना है। उसका सिलेक्शन यूपीएससी में होता है और उसके 2-3 उसके अंग हैं उसके। एक तो परीक्षाएं, रिटन परीक्षाएं होती हैं उनकी, उसके बाद में इंटरव्यू होता है जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। उस इंटरव्यू में हम कोशिश करते हैं जानने की इस आदमी में काबिलियत कितनी है गवर्नेंस की, उसको ज्ञान कितना है, वो तो पता पड़ गया था हमें एग्जामिनेशन के दौरान। अब पता करना है कि इसमें काबिलियत कितनी, लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी है, डिसीजन मेकिंग कितना कर सकता है, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे कर सकता है, कैन ही डू थ्रेट एनालिसिस कैसे कर सकता है। ये सब कोशिश करते हैं वो 45-50 मिनट के इंटरव्यू में इस्टेब्लिश करने की। हाँ, ये बात है कि इसी चीज़ को हम आर्म फोर्सेस में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स में 5 दिन लगाते हैं करने के लिए, 4-5 दिन लगाते हैं। ये चीज़ हमें यूपीएससी में 50 मिनट में करनी पड़ती है। वो एक बंधन ज़रूर है, अगर और उसी बंधन के तहत और अंदर हमें काम करना पड़ता है। तो भरसक कोशिश ये रहती है कि 4 मेंबर होते हैं, एक यूपीएससी मेंबर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 4 एडवाइज़र्स होते हैं उनके, कि पता लगा जाए कि इस आदमी का ज्ञान कितना डीप है, इसकी विचारशैली कैसी है, लीडरशिप कितनी है इसमें, इसका सोचने की ताकत कितनी है, समझने की ताकत कितनी है, हाउ वेल कैन ही मार्शल हिज थॉट्स, हाउ वेल कैन ही प्रेजेंट देम, हाउ क्लियर इज हिज थिंकिंग, हर थिंकिंग। दिस इज व्हाट वी ट्राई एंड डू इन 50 मिनट्स टाइम। अभी हमने बात की कि हमारे देश के नौजवान अपने सशस्त्र सेवाओं को अभी बहुत नहीं चुन रहे अपने करियर के रूप में। आप हमारे नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो प्रेरणा ले सकें, मोटिवेट हो सकें और सेनाएं, ख़ास तौर से वायुसेना को ज्वाइन कर सकें? मेरी निजी राय जानना चाहती हैं आप? निजी राय? जी जी, ओके, मैं समझता हूँ कि हर नौजवान के हिंदुस्तान में कुछ साल आर्म फोर्सेज में गुजारना चाहिए।
कुछ साल रह के बाहर निकले, उसका एक तो अनुशासन आएगा और दूसरा पता तो पड़ेगा ये लोग करते क्या है। इस संदर्भ में मुझे अमिताभ बच्चन की एक लाइन याद आ रही है, आजकल देखता हूँ टीवी के ऊपर, कुछ साल तो गुजारी आर्म फोर्सेस में जी जी जी, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है जी। और मेरे ख्याल से वो फर्क पड़ना ज़रूरी है। अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान में आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे आप मिलेगी नहीं, आप बहुत कम मिलती है। और वो अगर वो एक ही हिस्सा अगर आर्म फोर्सेस आ गया सिविलियन लाइफ में, स्टूडेंट्स में, नौजवानों में, ये देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। और काम के अलावा भी आपने बताया था कि जो आपकी फ्लाइंग के आवर्स होते हैं वो प्लेजर उसमें इतना ज़्यादा होता है कि वो शायद काम के जैसा महसूस भी नहीं होता है। वो एक एटीट्यूड है, नज़रिया है वो काम की तरफ देखने का। मेहनत उसमें बहुत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें, कंसंट्रेशन बहुत करना पड़ता है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है उसमें। मैं एक आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं, पंजाब में मई जून के महीने में अगर आप कोई लो लेवल मिशन करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में, टेम्परेचर इतने ज़्यादा होते हैं कॉकपिट में, 50, 55, 56, 57, 58 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है अंदर। उसमें कई बार 1 घंटे की मिशन के बाद आपका वजन करीब 1.5-2 किलो कम हो जाता है, इतना पसीना निकलता है 1 घंटे में। जी हाँ, 1-1.5 घंटे के मिशन में। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। कस के मेहनत करनी पड़ती है उसमें, कोई इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस टू फ्लाई एनी एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स, सबके अलग अलग डिसिप्लिन हैं, अलग अलग उनकी खूबियाँ हैं। जो हेलीकॉप्टर वाले कर सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट वाले नहीं कर सकते, जो फाइटर्स करते हैं वो ट्रांसपोर्ट वाले नहीं कर सकते, जो ट्रांसपोर्ट वाले करते हैं वो ये दोनों नहीं कर सकते। ये तीनों पूरक हैं एक तीसरे के पूरी तरह। तो मुद्दा ये है कि लोगों को आर्म्ड फोर्सेस को चुनना चाहिए अपने कैरियर के रूप में। मैं तो सोचता हूँ चुनना चाहिए, और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं हिंदुस्तान में, जो कॉर्पोरेट फील्ड में जाते हैं या और कहीं जाते हैं, अगर वो भी कुछ साल काम करें आर्म फोर्सेस में और फिर इसमें जाएं, जैसे कई देशों में होता है, इसका दोहरा फ़ायदा होगा इसका। उनको एक तो थोड़ी इंसाइट मिलेगी आर्म फोर्सेस में क्या होता है, और उस इंसाइट से एम्पैथी बढ़ेगी, बाहर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और एक अनुशासन कुछ सुधरने की मेरे को उम्मीद नज़र आ रही। थैंक यू सो मच आज के हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आज शिरकत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू।